प्रत्येक काम के लिए इसको ऋण दे दिया जाता था। महाजनी और देसी बैंकर के दोष क्या है? मुख्यतः समय के आधार पर देखें तो हर की उपयोगिता होती है, किंतु कहीं न कहीं उसमें दोष पाया जाता है। भारतीय महाजनी और देसी बैंकर की सबसे बड़ी दोष यदि है तो उचित दर पर ब्याज प्राप्त करना। प्राय ये संस्था अपने ऋणी से उचित दर पर ब्याज प्राप्त करते थे, जिसको चुका पाना एक बड़ी चुनौती होता था उस समय, और ये बड़े दरों पर ही अधिकांशतः दिया करते थे। दूसरा, हिसाब किताब का सही मिलान नहीं हो पाना। प्राय यह दोष लगते रहे हैं इस पद्धति में कि इनके हिसाब किताब सही नहीं होते थे, इनका कोई सही लेखा नहीं मिल पाता था, सही लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, जिनके कारण ऋणी को हमेशा डर और भय का वातावरण बना रहता था। ये इनकी सबसे बड़ा दोष और माना जाता है। अग्रिम ब्याज, ये ब्याज अग्रिम में प्राप्त कर लेते थे। अग्रिम में प्राप्त करने के कारण से उनकी जो आवश्यकताएं की राशि होती थी वो पर्याप्त नहीं हो पाता था, और ऐसी स्थिति में अपने कामों को अंजाम नहीं दे पाते थे, कार्य नहीं कर पाते थे। ये भी एक दोष पाए जाते हैं। बंधक व गिरवी पर ऋण देना, महाजनी और देसी बैंकर की सबसे अगर दोष देखें तो ऋण केवल वो बंधक व गिरवी का आधार पर दिया करते थे, अन्य आधार कम पाए जाते हैं। इनकी पूरी अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ये ऋण बंधक व गिरवी का आधार देते थे 50% तक इनकी आप संख्या ले सकते हैं, जबकि अन्य 50% अन्य माध्यम से। ये एक भय और विकट समस्या उस समय का था। अनेक इसके संबंध में कानूनी प्रक्रियाएं उसमें चले। फसल के आधार पर ऋण देना, प्राय देश के अनेक हिस्सों में देसी महाजनी पद्धति क्या के जो ऋण देने की जो प्रक्रिया थी उसमें फसल को गिरवी रखकर फसल के आधार पर दे दिया जाता है। अर्थात फसल के पूर्ण होने पे वह फसल का एक बड़े हिस्सा महाजन को और देसी बैंकों को दे दिया जाता था। ये भी उस समय का इसमें बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। खातों की गोपनीयता, खातों की गोपनीयता रखना, बताना नहीं। किसान अनपढ़ हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें कई बार मौखिक तौर पर ऋण दे दिया जाता था, जबकि खातों में उसका अलग वर्णन पाया जाता था, उसे नहीं बताया जाता था, गोपनीयता रखी जाती थी, गुप्त रखे जाते थे, और ये एक विकराल समस्या बना हुआ था। इस प्रकार से महाजनी और देसी बैंकर प्राचीन काल से कार्य करते रहे, और इसे बाद में 1 जुलाई 1975 को इसे शिथिल कर दिया गया। इस प्रकार से महाजनी और देसी बैंकर के कार्य करने के लिए शिथिल करने के पहले हम देखें तो मुख्य रूप से ये एक सरकारी नियंत्रण में अपने कार्यों का निष्पादन करते थे। सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत देखें कि जो राज्य सरकार होते थे वो उस पर नियंत्रण रखते थे, और नियंत्रण रखने के लिए कुछ नियम उस समय भी बनाए गए थे। जैसे प्रथम देखें, लाइसेंस प्राप्त करना। महाजनी पद्धति पर व्यवसाय करने के लिए, देसी बैंकों में कार्य करने के लिए इसे उस राज्य सरकार से अनुमति लेना, लाइसेंस लेना अनिवार्य होते थे, और इस लाइसेंस के द्वारा ही वह अपने व्यवसाय को पूर्ण करते थे। इस प्रकार से सरकारी नियंत्रण में अपने कार्यों को पूरा करते थे। सही हिसाब किताब रखना, कई बार राज्य सरकार जांच के लिए या अन्य प्रकार से निरीक्षण करते समय यह निर्देश दिया जाता था कि वो अपने हिसाब किताब सही रखें, किसी प्रकार गड़बड़ी ना हो। ये भी सरकार के नियंत्रण में थे। उसी प्रकार से ब्याज दर तो निश्चित निर्धारित नहीं थे, लेकिन सरकार द्वारा यह तय किया गया था कि वो एक बड़ी राशि, बड़ी ब्याज दर के आधार पर ब्याज न लगाए, ये भी नियंत्रण उस पर रखे गए थे। कृषि सामान के कुर्की पर रोक लगा दी गई थी कि कोई भी महाजन पद्धति या देसी बैंकर के अंतर्गत यदि कोई ऋण नहीं चुका पाता है तो उनके
देसी सामान को कुर्क नहीं किया जाएगा, नीलाम नहीं किया जाएगा, ये भी सरकार के नियंत्रण में से पूर्णतः रोक लगा हुआ था। ऋणी को किसी प्रकार से शोषित करने पर, डराने धमकाने पर भी पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते थे और इस प्रकार से ये अपने नियंत्रण में रखते थे ताकि ऐसा कोई काम ना किया जा सके जिससे कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस प्रकार से सरकार के अल्प नियंत्रण द्वारा यह कार्य आसानी से करते थे, सरकार इस पर नियंत्रण रखती थी और देसी बैंक अपना काम करते हुए जाते थे। इसके अलावा महाजनी और देसी बैंकर के दोषों को दूर करने व सफलता के लिए निम्न उपाय हम दे सकते हैं। खातों का उचित प्रकार से रखना, खातों को उचित प्रकार से रखा जाना चाहिए। उचित प्रकार से लेन देन करना, हुंडी के माध्यम से लेन देन करना तथा बैंकों का या रिजर्व बैंक का उसमें नियंत्रण होना, लाइसेंस का होना अनिवार्य कर देना, संगठन स्थापित करना इत्यादि द्वारा हम देसी बैंकर और साहूकारी व्यवसाय को एक प्रभावी बना सकते हैं। इस प्रकार से साहूकारी और देसी बैंक अपना कार्य करते रहे। यूँ तो भारत के विकास में उनका काफ़ी योगदान रहा है, फिर भी कुछ दोष होने के कारण से यह व्यवसाय उतना उन्नति नहीं कर पाया जितना बैंक ने किया। और जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और खास करके सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, तो इसके द्वारा नाबार्ड स्थापित हुए और इन सब के कारणों से धीरे धीरे ये व्यवसाय भी कम होने लगे और वर्तमान में पाते हैं कि मुख्यतः ये व्यवसाय बहुत कम सा दिखाई देता है और अन्य सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक के द्वारा ही कृषि ऋण या छोटे व्यापारिक ऋण यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर भी भारत के विकास में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं भुवनेश्वर साहू, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय आरंभ। पिछले लेक्चर में हमने देखे कि साहूकार देसी बैंकर किस तरह से अपने कार्य करते हैं, उनके कार्य क्या है, दोनों में किस प्रकार से भिन्नता है। आज के इस लेक्चर में हमें यह जानना है महाजनी एवं देसी बैंकर का संगठन क्या है। हम देखें अनेक वित्तीय संस्थाओं के संगठन पाए जाते हैं, संगठन के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, किंतु भारतीय महाजनी एवं देसी बैंकर में इनके कोई एक निश्चित संगठन नहीं पाए जाते हैं। ये ऋण देते हैं और उन हिसाब किताब को अपने खातों में लेखा करते हैं और उसे अपने निजी मकान या एक निश्चित स्थान पर कार्यालय रूप में इस कार्य को करते रहते हैं। प्राय काम करने वाला उनका एक लेखाकार होता है जिसे मुनि कहा जाता है, किंतु अन्य प्रकार से कोई इनका संगठन नहीं होता है। ये व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को, ऋण देने के कार्यों को निष्पादन करते हैं। यूँ तो कुछ इतिहास मिलते हैं जिसमें कुछ हिस्सों में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में संगठित हुए थे, जिसमें से मुख्य रूप से मुंबई में शिकारपुरी बैंकर्स, मुल्तानी बैंकर्स और सराफा संगठन कुछ उदाहरण रूप में पाए जाते हैं। इनके अलावा हम देखें तो ये एक बड़े संगठन रूप में नहीं पाए जाते हैं, छोटे या व्यक्तिगत रूप से अपने कारोबार को ये चलाते रहते हैं। इस प्रकार से महाजनी और देसी बैंकर का संगठन का इसका प्रारूप पाया जाता है। इस अध्ययन में देखें
महाजनी और देसी बैंकर ऋण देने की क्या पद्धतियां हैं, क्या रीतियां हैं, क्योंकि भारत में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कहीं न कहीं से इनके योगदान के आधार पर विशेष रूप से कृषि क्षेत्र का विकास संभव हो पाया था। इस प्रकार से महाजनी देसी बैंकर अपने ऋण देने की रीतियां निम्न प्रकार से बना रखे थे। प्रथम, बंदी या किस्त पद्धति। इस पर किसानों को ऋण देते थे और उस ऋण की राशि को वो किस्तों में वसूल करते थे। जिस प्रकार से वर्तमान में हम किस्त में कोई सामग्री क्रय करते हैं, ठीक इसी प्रकार से उस समय महाजनी और देसी बैंकर में भी इस कार्य का निष्पादन किया जाता था। एक निश्चित राशि देने के बाद उसकी निश्चित मेहनत तय कर दिया जाता था और उसी तय किए गए माह के आधार पर, तिथि के आधार पर निश्चित किस्त इसमें निश्चित कर दिए जाते थे और उसके आधार पर यह जो है किस्त प्राप्त करते थे। दूसरा, रुजाही। ये पद्धति किस्त पद्धति पर आधारित है। किस्त पद्धति और रुजाही पद्धति में इतने अंतर है कि ये जब ऋण देता उनकी किस्तों को निर्धारित करता तो ऋण देते समय प्रथम किस्त की राशि को एक कार्ड पर भुगतान करते थे। इस प्रकार से प्रथम किस्त की राशि पहले ही वो ले लिया करते थे, अग्रिम में ले लिया करते थे। यही एक रुजाही शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है इस महाजनी और देसी बैंकर्स में। इस प्रकार से ऋणदाता से पहले ही देते समय किस्त अपने काट कर रख लेते थे और उसके बाद उनको ऋण दिया जाता था। प्रतिज्ञा पत्र पर ऋण देना। भारत में प्रतिज्ञा पत्र बहुत ही प्राचीन समय से प्रयुक्त किया जा रहा है। इसमें एक निश्चित राशि निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित तिथि पर ब्याज सहित देय होने का प्रतिज्ञा किया जाता है और ये लिखित में दे दिया जाता है, जिसके आधार पर ऋण देने वाला उस तिथि को राशि वसूल करता है, राशि वापस लेता है। तो ये लिखे हुए प्रतिज्ञा पत्र होता है। इस प्रकार से महाजनी और देसी बैंकर में ये प्रतिज्ञा पत्र का परिचय उस समय था और इस रीति का आधार पर वो ऋण देते थे। गिरवी रखकर भारत में ये बहुत ही प्रचलित है कि देसी बैंकर महाजनी पद्धति के आधार पर ऋण देने का मुख्य आधार एक प्रकार से गिरवी होता था, जिसमें किसी चल संपत्ति को गिरवी रखकर उसे ऋण दे दिया जाता था। जब ये ऋण की राशि और ब्याज की राशि चुका दिया जाता था तो इन सामग्री को, जो गिरवी रखी गई वस्तु है, उनको वापस कर दिया जाता था। इस प्रकार से हमारे महाजनी और देसी बैंकर की पद्धति में ऋण देने की रीतियों में एक पाया जाता है। बंधक के द्वारा ऋण देना। बंधक मुख्य रूप से अचल संपत्ति को रख कर ऋण दिया जाता था, जिस पर कब्जा या तो किसान का होता था, जिस पर कब्जा तो किसान का होता था, किंतु उसका नियंत्रण साहूकार द्वारा होता था। कई बार कब्जा साहूकार द्वारा होता था और किसान उस पर अपना कार्य करते थे और निश्चित तिथि पर जब वो राशि वापस कर दिया जाता था जो ऋण लिए हैं, तो ये उनको उनकी जो अचल संपत्ति को दे देते थे। बंधक जब हम कहते हैं तो यह एक रजिस्ट्री पेपर होता है जिसमें एक निश्चित राशि ब्याज सहित निश्चित तिथि को दे होने का एक रजिस्ट्री लिख दिया जाता था, जिसमें किसी अचल संपत्ति को रखा जाता था। तो ये भी महाजनी और देसी बैंकर का एक निश्चित उस समय का आधार था, जिसके आधार पर वह ऋण देने के कार्य करते थे। दस्तावेज जिसके आधार पर एक सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया जाता था और उसमें गवाह लेकर उनको ऋण दे दिया जाता था, जिसमें निश्चित राशि निश्चित समय पर देने का
विवरण होता था। ये भी महाजनी और देसी बैंकर का एक मुख्य आधार था, जिसके आधार पर वो ऋण दिया करते थे। बाड़ी, एक शब्द आता है बाड़ी। बाड़ी का मतलब होता है 1.5 गुना, बढ़ा हुआ। उस समय साहूकार देसी बैंकर एक निश्चित राशि जो दिया करते थे उसको 1.5 गुना प्राप्त किया करते थे। इस प्रकार से ये हमारे ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्र के खासकर कृषक इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें डेढ़िया या फिर बाड़ी कहा जाता है, जिसमें दी गई मात्रा से ज़्यादा उनको दिए जाते हैं। इस प्रकार से महाजनी और देसी बैंकर ये रीति अपनाते थे ऋण लेने के लिए। देसी बैंकर व महाजनी पद्धति के दोष क्या है? यूं तो ये लंबे समय से भारत में कृषि संबंधी छोटे ऋण उपलब्ध करवाते रहे हैं। इनकी अनेक उपयोगिता, जिसमें मुख्य रूप से सरलता से ऋण देना, किसानों को बहुत ही सरलता से ऋण उनको उपलब्ध हो जाते थे। उन्हें किसी प्रकार की प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक नहीं होता था। इसी प्रकार से समय की बचत, ऋण लेने के लिए उन्हें ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता था, आसानी से ऋण की प्राप्ति हो जाता था, इससे समय की बचत ज़्यादा होता था। इसी प्रकार से व्यक्तिगत संबंध इनके पाए जाते थे, क्योंकि ये प्राय कस्बे गांव में होते थे और ऋणदाता उनको जानते थे। इस प्रकार से भी व्यक्तिगत संबंध होते थे, जिससे आसानी से ऋण प्राप्त हो जाया करता था। और सबसे खास बात था कि प्रत्येक काम के लिए, चाहे उत्पादक हो